जय हिंद प्यारे साथियों। हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या यूपी ट्रिपल एससी का हर वो एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, आप बढ़िया से स्कोर करके ले जाओगे, बशर्ते आपको प्रैक्टिस हर रोज करनी पड़ेगी। अगर आप कॉन्सेप्ट भी ना पढ़ पाओ या रिवीजन नहीं कर पाओ अपनी नोट्स का, तो आप कम से कम 30 या 40 सवालों का, 50 सवालों का प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लिया करो। उससे क्या है, चीजें फ्लो में रहती हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 जो हिंदी शुरू करेंगे हम। पूरा टारगेट है कि हम 37 में से 37 नंबर लेके आए हिंदी में। कह रहा है कि ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए कौन सा पुरस्कार मिला। ये ममता कालिया है और ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए कौन सा पुरस्कार मिला, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई। तो ममता कालिया है और ममता कालिया को जो मिला है मेरे दोस्त, वो व्यास सम्मान मिला है। कौन सा मिला है? व्यास सम्मान इनको दिया गया है। लेकिन अगर व्यास सम्मान दिया गया, लेकिन ये दिया कब था दोस्त? तो ये दिया गया था 2017 में। कब? 2017 में दिया गया था। अगर मैं व्यास सम्मान की बात करूं तो व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी, यानी कि 1991 में हुई थी। और सबसे पहले जो व्यास सम्मान है वो राम विलास शर्मा को दिया गया था। किसको? राम विलास शर्मा। राम विलास शर्मा। रामविलास शर्मा को ये सबसे पहले दिया गया था। और दुखम सुखम के लिए जो ममता कालिया हैं, इन ममता कालिया को 2017 में ये व्यास सम्मान दिया गया था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। सवाल में कहा जा रहा है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। बहुत अच्छा सवाल है और कई बार पूछा गया है। क्या कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। हिंदी का पूछा है, तो हिंदी का पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया है। ये पृथ्वीराज रासो लिखा है चंद बरदाई। बरदाई चंद बरदाई ने ये लिखा है। चंद बरदाई के द्वारा ये पृथ्वीराज रासो लिखा गया है और ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। लेकिन आप प्रिय प्रवास अगर सोच रहे हो तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास होता है। क्या है भाई? ये है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। ठीक है भाई। तो प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य पूछेगा, खड़ी बोली का तो प्रिय प्रवास होगा, और हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। ठीक है भाई। लेकिन एक बात मैं आपको यहां पर भी बता देना चाहता हूं कि कामायनी एक रचना है और ये जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की। किसकी? जयशंकर प्रसाद की है। और ये एक महाकाव्य है। क्या है भाई? एक महाकाव्य है। ये भी क्या है? एक महाकाव्य। अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है, तो कामायनी हो जाती है। ठीक है भाई। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे अल्लाह। क्या कह रहा है इसमें देखना। इस सवाल में कहा जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं ना। इसमें कह रहे हैं अखिलेश द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है। अखिलेश द्वारा प्रकाशित पत्रिका, ये अखिलेश है और इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की है, उसका नाम बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा तत्वव। तत्वव एक क्या है? अखिलेश द्वारा प्रकाशित की गई एक क्या बोलते हैं पत्रिका है। और ये एक साप्ताहिक पत्रिका है। साप्ताहिक नहीं, मासिक। ये एक मासिक पत्रिका। और ये जो प्रकाशित होती थी, ये होती थी लखनऊ से। कहां से? लखनऊ। ये लखनऊ से प्रकाशित होती है। ठीक है भाई। तो अखिलेश द्वारा लिखी गई एक क्या बोलते हैं पत्रिका, वो तद्भव है। और ये कहां से प्रकाशित होती है? लखनऊ से होती है। कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसका हमें बाद में अफसोस होता है कि हमें पढ़ लेना चाहिए था। ठीक है भाई। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना क्या करा इसमें कहा जा रहा है हमसे, अरे भाई रुक जा। इसमें कह रहा है
कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो आपका आंसर आना चाहिए कला और बूढ़ा चांद। ये जो रचना हो जाती है ये पंत जी की हो जाती है। किसकी भाई? पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत इनका पूरा नाम है। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है एक तो यही हो जाती है, क्या नाम है? कला और बूढ़ा चांद। और एक इनकी रचना हो जाती है चिदंबरा। कौन सी? बहुत फेमस रचना है चिदंबरा, चिदंबरा। एक इनकी रचना चिदंबरा हो जाती है। एक इनकी रचना पल्लव हो जाती है, पल्लव। एक पल्लव हो जाती है। एक हो जाती है युगबाणी। एक इनकी रचना बड़ी फेमस है जिसका नाम है युगबाणी। युगबाणी भी क्या है भाई? इनकी एक रचना हो जाती है। चिदंबरा के लिए ही इन्हें क्या दिया गया था? एक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है भाई, चिदंबरा। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की ये रचनाएं हैं, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, पल्लव और युगबाणी। सवाल नंबर अगले पर आ जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। ये कह रहा है निम्नलिखित में विजातीय स्वर नहीं है। निम्नलिखित में विजातीय स्वर नहीं है। निम्नलिखित में विजातीय स्वर नहीं है। विजातीय स्वर कौन सा इनमें नहीं है पूछ रहा है। क्या है भाई? नहीं है। तो इसमें विजातीय जो स्वर है वो ऑप्शन नंबर सी, ऊ जो है एक विजातीय स्वर नहीं है। देखो, एक हो जाए सजातीय और एक हो जाता है विजातीय। जैसे अगर मैं सजातीय आपको समझाऊं, अगर मैं सजातीय समझाऊं तो सजातीय कैसा? सजातीय सहजातीय, यानी एक ही कैटेगरी के जो स्वर होंगे। जैसे मैं बात करूं आ और प्लस आ, दोनों से मिलकर क्या बनेगा? बड़ा आ। तो ये जो आ है, ये आ क्या बनेगा? ये एक सजातीय बन गया। ये क्या बन गया? सजातीय। जैसे ई और धन ई, दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये क्या बनेगा? बड़ी ई बन जाएगा, बड़ी ई। तो ये भी क्या है? ये भी एक सजातीय है। लेकिन ये ए, बड़ा ए और ओ, ये विजातीय है। कैसे? जैसे आप ए बनाओगे, ए कैसा बनेगा? तो आप कहोगे आ प्लस ई, दोनों को जब आप मिलाओगे तो क्या बनेगा? ए बन जाएगा। ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है, तो ये क्या हो गए? विजातीय हो गए। जैसे आप इसकी बात करोगे तो ये कैसा बनेगा? बोले आ, छोटा वाला आ, और आप ए को जब मिला दोगे तो क्या बनेगा? ए बन जाएगा। उसी तरीके से ओ अगर आप बनाओगे तो ओ में क्या बनेगा? आ और ऊ, दोनों जब मिलेंगे तो ये क्या बनेगा? ओ बन जाएगा। ये ओ बन जाएगा। और जब बड़ा छोटा वाला आ और ये वाला ओ आप मिलाओगे तो इसके मिलने से क्या बनेगा? तो आप कहोगे बड़ा वाला ओ बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये वाले सब क्या हो जाएंगे? ये सब के सब विजातीय हो जाएंगे। ये अलग जाति का, ये अलग जाति का है, ये बना इनसे तो ये विजातीय हो गया। ये अलग जाति का, ये अलग जाति का, ये बना विजातीय हो गया। ये अलग जाति का, ये अलग जाति का, ओ बना अलग जाति का हो गया। तो इसमें कह रहा है कि इसमें विजातीय नहीं है। ये भी विजातीय है, ये भी विजातीय है, ये भी विजातीय है, जबकि ये ना तो विजातीय है और ना ही सजातीय है। ये अपने आप में एक क्या है? स्वर है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़िया से बात समझ में आ गई होगी। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें? भूकंप शब्द में संज्ञा का भेद है, यानी कि भूकंप शब्द में संज्ञा का कौन सा प्रकार है या फिर भेद है? तो भूकंप में क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर आना चाहिए भूकंप में हो जाएगा, ये भूकंप है और एक क्या है? ये प्राकृतिक आपदा है। और जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो सब की सब कहाँ जाती हैं? जातिवाचक में चली जाती हैं। जैसे मैं बात करूं भूकंप के अलावा आप बात कर सकते हो, जैसे वर्षा की बात कर सकते हो। वर्षा, बारिश हो रही है बहुत तेज से। जैसे तूफान आ रहा है, तूफान भी क्या है? तूफान भी एक जातिवाचक हो जाएगा। जैसे लू चलती है, लू चलती है, ये लू भी क्या है? जातिवाचक हो जाएगा। तो आंधी हो सकती है, आंधी भी क्या है? एक तरीके का एक जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। तो जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, ऐसे में लिख दूं अगर यहां पर प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं जातिवाचक होती हैं, तो प्राकृतिक आपदाएं कैसी होती हैं दोस्त? तो वो जातिवाचक हो जाती हैं। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिवाचक वो होती हैं जिनके जैसा कोई दूसरा ना हो, तो वो व्यक्तिवाचक। भाववाचक जिनको हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं बस, तो उसको क्या बोलते हैं? भाववाचक बोलते हैं। द्रव्यवाचक में लोहा, चांदी, दूध, दही और ये सब कैटेगरी में आती है, किसमें? द्रव्यवाचक में आ जाती है।
है। ठीक है भाई, संख्या कितनी होती है टोटल आप मुझे बताओगे कमेंट करके। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है। सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है। तो सर्वनाम कुल कितने होते हैं, यानी मूल सर्वनाम कितने होते हैं वो ये कहना चाह रहा है। तो उनकी संख्या होती है 11। अब 11 कौन कौन से होते हैं। 11 होते हैं मैं तू आप, मैं तू आप, मैं तू आप, यह वह जो, यह वह जो, यह वह जो, सो कौन क्या, सो, सो कौन क्या, सो कौन क्या, कुछ कोई, कुछ कोई। देखो ये 11 हुए होंगे, 3 और 3 6, 3 9 10 11। तो ये जो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं ये मूल क्या है, हमारे मूल सर्वनाम है। अगर आपको सर्वनाम कह के अगर यहां पर मूल सर्वनाम लिखोगे तो गलत नहीं होगा। मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है, मैं तू आप, यह वह जो, सो कौन क्या, कुछ कोई। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है यह रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, रेखांकित शब्द में विशेषण है। रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, इस रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, ये वो हमसे पूछना चाह रहा है, ये वो हमसे पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, क्या होगा आंसर इसका, आंसर बताओ। तो आपको हो गया इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा 3 11 6 7, अच्छा ये भाई ऑप्शन गलत लिख दिए, यहाँ पर ऑप्शन गलत रख दिए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पर जो विशेषण है ना, विशेषण, ये जो विशेषण होगा ये कैसा विशेषण होगा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। कैसा रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। तो इसको आप बोलोगे ये बनेगा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है भाई, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, है ना। देखो किसी भी चीज में देखो, कोई मोटा होता है, मोटा होना भी गुण की बात है, पतला होना उसके अंदर एक गुण है, नया होना एक गुण है, पुराना होना एक गुण है, टेढ़ा मेढ़ा होना गुण है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं, ये कह रहे हैं उधला शब्द का विलोम है। उधला शब्द का विलोम, ये उधला है और उधला, उधला नहीं होगा बल्कि उथला होगा, सॉरी यहां पर लिखने में मिस्टेक है, ये उथला होगा, उथला, उथला शब्द का विलोम बताना है। तो उथला मतलब उठा हुआ, तो इसका विलोम बनेगा गहरा। क्या बनेगा, गहरा बन जाएगा। तो उथले का विलोम क्या बनेगा, बोले गहरा बन जाएगा। उथले का विलोम गहरा बनेगा, उथला, ये बनेगा उथला। और इसका जो विलोम बनेगा वो क्या बनेगा, गहरा बन जाएगा। प्राचीन का अर्वाचीन हो जाएगा, ये बात आप अच्छे जानते हो। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है, वो कह रहा है हमसे कि ऋजु का, सवाल है कि ऋजु का विलोम है। ऋजु का विलोम क्या होगा, तो ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे ऋजु जो होता है वो सीधा होता है। कैसा भाई, सीधा, वो होता है सीधा। तो इसका विलोम क्या बनेगा, तो आप कहोगे इसका विलोम बनेगा वक्र। इसका विलोम बनेगा दोस्त वक्र, ये वक्र होगा, इसका विलोम बनेगा वक्र। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। वक्र होता है टेढ़ा, टेढ़ा, टेढ़ा। ठीक है भाई, इसका विलोम बनेगा टेढ़ा, टेढ़ा इसका विलोम बन जाएगा। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर सीधा हो जाएगा, ऋजु सीधा, और इसका उल्टा जब आप करोगे तो वक्र बनेगा, और वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। देखो रंगीन, रंगीन का जो विलोम, ये जो रंगीन है, इस रंगीन का विलोम बनेगा रंगहीन, रंगीन का विलोम बनेगा रंगहीन। समझ रहे हो बात को। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है, मीनू सांप से डरती है, वाक्य में कौन सा कारक है। मीनू सांप से डरती है, वाक्य में कौन सा कारक है। कारक कितने होते हैं, बोले 8 हो जाते हैं। कारक की संख्या 8 होती है। कौन सी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की के अधिकरण में पर ऊपर संबोधन
ये जो मैंने बोले हैं ये सब के सब क्या होते हैं भाई, कारक होते हैं और इनके साथ विभक्तियां होती हैं। जैसे कर्ता ने क्या है, एक विभक्ति है। इसी तरीके से सब टोटल मिलाकर ये 8 कारक हो जाते हैं। तो इस वजह हमसे पूछ रहा है कि मीनू सांप से डरती है। अब देखो जब वो सांप से डरेगी तो सांप से जैसे ही डरेगी तो वो कहीं ना कहीं हटेगी, बचेगी, और जब बचेगी, जब हटते हैं किसी चीज से, पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ता क्या हुआ, पेड़ से अलग हो गया। वैसे ही मीनू क्या हो गई, सांप को देखकर अपने स्थान से हट गई। जैसे ही हटेगी, अलग होगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। यहाँ पर से आया है, कर्ण में भी से आता है, लेकिन वहां पर कर्ण नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, अपादान। तो वो डर रही है, डरने के संबंध में मैं बता दूं आपको, देखो डरने, अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा ना तो ऐसे याद कर सकते हो। जैसे डरना कहीं पर आ जाए तो वहां पर भी अपादान कारक होगा, उस वाक्य में अपादान होगा। और अगर लज्जा की बात हो कहीं, लज्जा या शर्म की बात हो कहीं पर, शर्म की बात हो, लज्जा की बात हो, शर्म की बात हो, डरने की बात हो, तो वहां पर अपादान होगा। अगर आप ऐसे नहीं देख पा रहे हो तो आप इनमें से देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। संप्रदान की विभक्ति होती है के लिए, ठीक है भाई। करण की विभक्ति होती है से, यहां पर से, लेकिन ये साधन के लिए यूज होता है। किसके लिए, साधन के लिए यूज होता है। से जो होता है ये साधन के लिए होता है। जैसे मैं बाइक से मुरादाबाद जाता हूं, मैं बाइक से इसमें भी आया है, लेकिन यहाँ पर साधन है। बाइक क्या है, साधन है। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, कर्ण कारक बनेगा। कर्म में क्या होता है, कर्म को, यहाँ पर को विभक्ति मिलेगी आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। डरने के संबंध में हो, लज्जा के संबंध में हो, या शर्माने के संबंध में हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ये कह रहा है हमसे मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। देखो यहाँ पर मूल स्वर है, और इन मूल स्वरों को आप ह्रस्व स्वर भी बोल सकते हो। ह्रस्व स्वर, आप इनको ह्रस्व स्वर भी बोल सकते हो, ठीक है भाई। इसको आप ह्रस्व स्वर भी बोल सकते हो, ह्रस्व स्वर। तो ये ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो आप कहोगे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये होता है छोटा वाला आ, छोटी वाली ई, छोटा वाला ऊ और ऋषि। ये सब क्या होते हैं, ये ह्रस्व स्वर होते हैं, या आप इनको ह्रस्व स्वर भी बोल सकते हो और मूल स्वर भी बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, उपमा अलंकार के कितने अवयव होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अवयव होते हैं। तो उपमा अलंकार है तो इसके कितने अवयव या अंग होते हैं, ये पूछना चाह रहा है। तो भाई इसके 4 अंग हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, बोले नंबर 1 हो जाता है उपमान, उपमान हो जाता है। नंबर 2 पर आता है उपमेय, उपमेय हो जाता है, उपमेय हो जाता है। तीसरे नंबर पर आप लिख सकते हो साधारण धर्म, साधारण धर्म हो जाएगा। और 4 नंबर पर होता है वाचक शब्द, वाचक शब्द, ठीक है भाई। ये चारों शब्द क्या हो जाते हैं, ये उपमा अलंकार के अंग हो जाते हैं, यानी अवयव होते हैं। अवयव को अंग भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें कह रहा है बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा के लिए एक शब्द लिखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला सवाल है। बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा, यानी कि कोई आप योजना बना रहे हो बुरे काम के लिए, तो उसके लिए एक शब्द आपको यूज करना हो तो आप क्या करोगे, तो आप कहोगे, उसे कहेंगे हम दुर्भिसंधि। क्या बोलेंगे, दुर्भिसंधि। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे दोस्त, दुर्भिसंधि बोलेंगे। अगले पर आते हैं, अगले में क्या कह रहा है, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। अगला कह रहा है अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। तो आप कहोगे अल्प विराम चिन्ह, देखो ये जो वाला है ये विस्मयादि बोधक हो जाएगा। विस्मयादि बोधक, ये विस्मयादि बोधक हो जाएगा। और ये वाला जो होगा ये अर्धविराम होगा, ये अर्धविराम हो जाएगा, ये अर्धविराम हो जाएगा। और ये वाला जो होगा, और जो सी पर है, इसको हम प्रश्नवाचक बोलेंगे, इसको हम प्रश्नवाचक
इसको हम प्रश्नवाचक बोल देंगे। तो आंसर क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं। अल्प विराम क्या होता है, अल्प विराम बोलते हैं कोमे को, ये इस तरीके से कोमा लगा हुआ होता है, ये अल्प विराम होता है। और एक होता है ये वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं उपविराम, इसको बोलते हैं उपविराम। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पर आते, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। जब आप भाषण दे रहे थे तब मैं सभा में था, वाक्य है, ये कैसा वाक्य है, ये कह रहे हैं हमसे कि जब आप भाषण दे रहे थे तब मैं सभा में था, जब आप भाषण दे रहे थे तब मैं सभा में था। ठीक है भाई, देखो एक वाक्य क्या है, दूसरे वाक्य पर डिपेंड है। एक वाक्य जब दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है, यानी कि जब और तब, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे वाक्य को जोड़ रहे हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंड है। तो जब डिपेंड होते हैं तो वहां पर क्या होता है, मिश्र वाक्य हो जाता है। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, जब दो वाक्य तथा, अथवा, और किंतु, परंतु इन शब्दों से जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो दोनों वाक्य को जब इन शब्दों से जोड़ा जाता है तो वो संयुक्त कहलाते हैं। और जो सिर्फ में जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो तो उसे सरल वाक्य बोलते हैं। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। ये कह रहा है हमसे, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ क्या है। कुशल शिकारी नहीं भाई, कुशल शिकारी नहीं। पक्षियों की पहचान करना, जो वाक्य के अंदर है मुख्य बातें, अगर वो ऑप्शन में आपको मिले तो आप कभी भी उसमें क्या करोगे भाई, वो आंसर आपका कभी नहीं हो सकता, वो आंसर आपका कभी नहीं हो सकता। तो पक्षियों की पहचान करना नहीं भाई, मन की बात जानना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मन की बात जानना, यहाँ पर चिड़िया आया है, ये तो होगा नहीं आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। जब भी आपको मूल शब्द जो आपके क्वेश्चन में है वही आपको ऑप्शन में मिले मुहावरे में, तो आपका आंसर वो कभी नहीं हो सकता। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, पति शब्द का बहुवचन रूप, पति शब्द का बहुवचन रूप है, पति शब्द का बहुवचन रूप है। कौन सा है बहुवचन रूप, तो आप देखो पति है तो पति का क्या बनेगा, पति ही बनेगा, आप पतियों नहीं कर सकते। जैसे याचना में लिखूं याचना, तो याचना का बताओ बहुवचन क्या बनेगा। अगर आप सोच रहे हैं याचनाएं हो जाएगा, याचनाएं, आप सोच रहे हो कि याचनाएं हो जाएगा, तो ये गलत है। याचना का क्या होता है, याचना ही होता है। जैसे मैं कहूं प्राण, प्राण क्या है, अपने आप में बहुवचन है, इसका प्राण का प्राण ही होता है। अक्षत का अक्षत ही रहेगा। हस्ताक्षर का हस्ताक्षर ही रहेगा। ठीक है भाई, हस्ताक्षर का हस्ताक्षर ही रहेगा, समझ रहे हो। तो ये सब क्या है, ये सब अपने आप में बहुवचन है। तो ऐसे याचना है तो याचना का बहुवचन याचना ही होगा, पति का पति ही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है, बाहश किसका पर्यायवाची शब्द है, बाहश किसका पर्यायवाची शब्द है, बाहश किसका पर्यायवाची शब्द है। तो बाहस किसका बनेगा, बाहस, तो बाहस बोलते हैं अजगर को, किसको, अजगर को। अंधकार का पर्यायवाची अगर मैं आपसे पूछूं क्या बनेगा, तो आप कहोगे अंधेरा, अंधेरा बन जाएगा, अंधेरा बन जाएगा। और तिमिर बन जाएगा, तिमिर, तिमिर भी क्या है भाई, तिमिर भी अंधकार का पर्यायवाची हो जाता है। और एक तमस हो जाता है, तमस, तमस अंधकार का पर्यायवाची हो जाता है। और एक तम हो जाता है, तम। अंधेरा, तिमिर, तमस और तम, ये सब के सब क्या है भाई, ये सब के सब हमारे अंधकार के पर्यायवाची बन जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं अरण्य, अरण्य किसका पर्यायवाची है, तो आप कहोगे जंगल का पर्यायवाची है, किसका, जंगल। तो अरण्य जंगल को भी बोलते हैं, विपिन को बोलते हैं, विपिन को बोलते हैं, और किसको बोलते हैं भाई, विपिन को बोल देते हैं, अरण्य बोल देते हैं, जंगल बोल देते हैं, और कुछ बोल सकते, वन बोल सकते हैं, वन,
वन बोल सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये सब क्या है, ये सब जंगल के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है भाई। अगले पर आते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। अगले में क्या कह रहा है, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो पर नए हो तो तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे सवालों की बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर सको और अपने नंबरों को बढ़ा सको, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।